अस्सलामुअलैकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कैसर राजा साहब। न्यू मुस्लिम हकूक मार्च के हवाले से ये इनकी शिरकत है यहाँ पे। इनसे जानने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे इनका मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर भाई? अल्लाह का शुक्र जी, ठीक ठाक। सर ये जो न्यू मुस्लिम मार्च के हवाले से जो आपका प्रोटेस्ट हो रहा है, इसका मकसद क्या है? देखिए, ये जो पाकिस्तान में चूँकि आज अक़लीदों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से दिन मनाया जा रहा है, तो कुछ लोगों ने कोशिश की एक जनरल तासुर देने की कि पाकिस्तान में जो भी मुसलमान हुआ है शायद उसको जबरी तौर पे मुसलमान किया गया। तो एक बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान में नो मुस्लिम्स की जो सामने आए, जिन्होंने इसके एक रिबट किया इस नोशन को, जो कि बहुत ज़रूरी था। इसलिए कि देखें, आप बार बार झूठ को जब फैलाते रहें तो वो एक टाइम पे सच लगने लगता है। तो उधर से कोशिश की गई इस तरह की। उसके जवाब में जो लोग हैं जो अपनी मर्ज़ी से दायरा इस्लाम में आए, उन्होंने आके अपना बयानिया दिया, उससे वो तासुर ज़ाहिल हुआ। यही इसका मकसद था इसका। अच्छा सर, ये जो इंडियन मीडिया पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं या इंटरनेशनल मीडिया से बड़े इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि मुसलमानों को गैर मुस्लिम को जबरी मुसलमान किया जाता है, ये भी एक मुसलमानों के ऊपर बड़ा इल्ज़ाम लगाया जाता है, इसका क्या मकसद है? देखिए, इस्लामोफोबिया किसी एक पर्टिकुलर शक्ल में नहीं आता। वो जहाँ पे जान ले सकता है वो जान लेता है, वो जहाँ पे ईमान ले सकता है वो ईमान लेता है, जहाँ वो इल्ज़ाम लगा सकता है वो इल्ज़ाम लगाता है। तो जो स्टेट रन मीडिया है उससे तो आप ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो आपको मबनी बर हकीकत खबर देगा। यही वजह है कि जो इस तरह के प्रोग्राम हैं जिसके पीछे कोई गवर्नमेंट बैकिंग नहीं होती, कोई स्टेट का अपरेटस नहीं होता, बल्कि लोग विलिंगली खुद आके बताते हैं अपनी कहानियाँ कि हम मुसलमान हुए और क्यों हुए, तो उससे फिर ये जितने ये मिलियंस ऑफ डॉलर से ये जो एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जाती है वो सारे का सारा तहस नहस हो जाता है। तो एक उनका प्लान है, एक अल्लाह ताला का प्लान है, और ऑब्वियसली अल्लाह ताला बेस्ट प्लानर है। सर दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूँ, एक बंदे ने अगर गुस्ताखी की नहीं, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, 295C या ये जो दूसरे कवानीन बने, आप बेहतर जानते हैं मुझसे, तो उस हवाले से उसके खात्मे के लिए ये जो प्रोटेस्ट में स्लोगन लेके आते हैं, इसका क्या मकसद है? एक इंसान ने की नहीं तो उसको क्या ज़रूरत पड़ गई? देखिए, मैं आपकी अपनी स्पीच में भी ये अर्ज़ कर रहा था कि जब इल्ज़ाम लगता है तौहीन का तो तौहीन हो जाती है, ठीक है। मतलब इस बात का ये है कि जिसने इल्ज़ाम लगाया है, अगर उसने सच्चा इल्ज़ाम लगाया है तो जाहिर सी बात है कि फिर जिसने तौहीन की है, जिस पे इल्ज़ाम लगा है, वो अब उसको फेस करेगा कानून को। और अगर इसने झूठा इल्ज़ाम लगा दिया है और ये कह रहा है कि फ़लाँ ने फ़लाँ अल्फाज कहे हैं, तो ये अल्फाज तो फिर झूठा इल्ज़ाम लगाने वाला कह रहा है, अब तौहीन का इल्ज़ाम इस पर लग जाएगा। कि इल्ज़ाम लगने के बाद ये लाजमी हो गया कि अब तौहीन किसी ने कर दी है, आइदर जिस पे इल्ज़ाम लगा है उसने या जिसने इल्ज़ाम लगाया है। तो हम 295C, इवन दूसरा कैंप है वो भी कहता है कि हम 295C के ख़िलाफ़ नहीं है, हम इसके गलत इस्तेमाल के। तो मेरे अर्ज़ करने का मतलब यह है कि ये गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर किसी ने गलत इल्ज़ाम लगाया है तो आप इदारों को बाखबर करें किसने गलत इल्ज़ाम लगाया है, फिर सारी कार्रवाई फिर उस पर होगी। सर मैं आपकी बात के अंदर ही एक बात ऐड करना चाह रहा हूँ। अगर उसने आप कह रहे हैं कि उसने अगर नहीं किया तो उसको सज़ा तो नहीं होगी। अच्छा, एक और चीज़ है, पाकिस्तान में आज तक किसी गुस्ताख को सज़ा नहीं हुई, तो पीछे गुस्ताखों को छोड़ा भी गया और मजहबी जमातों को बल्कि उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, और अभी भी हो रहा है आजकल में। तो आप बेहतर समझते होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो एक बंदे ने, जो लोग गुस्ताखी करते हैं वो बासानी रिहाई भी हो जाती है, फिर भी उनको डर है। देखिए, गुजारिश ये है कि हम जो कहते हैं कि पाकिस्तान को रिक्लेम करना है, उसका एक मतलब ये भी है कि हमने पाकिस्तान को शरिया ड्रिवन करना है, विच मीन्स कि हमें ये मजबूरियाँ ना हों। अब हम हुकूमत से पूछते हैं कि पाकिस्तान फ़लाँ जुर्म है, इसकी सज़ा मौत है, ठीक। अगर फ़िक़्ह ने ये बात तय कर दी है सज़ा मौत है तो सज़ा मौत है। आप सज़ा मौत क्यों नहीं देते? आगे से जवाब आता है जी कि हमने तो वो GSP+ की जो एक्सेस है उसके लिए हमने 29-30 के लगभग हमने कन्वेंशन साइन किए हैं, ये कि। तो इसका मतलब ये है कि ना कोई नेशन स्टेट है, ना कोई सॉवरन स्टेट है, बल्कि एक सेकुलर पैराडाइम है जिसका तसल्लुत है, और हमारे फैसले फिर यूरोपियन यूनियन से होंगे, हमारे फैसले जो हैं वो अमेरिका से होंगे। तो ये फिर हमारी आज़ादी नहीं है। अभी 14 अगस्त भी आने वाला है, तो उसमें भी हमारी कैंपेन यही है कि हमें हकीकी आज़ादी चाहिए भाई। जो रियल फ्रीडम है वो उस वक्त होगी जब पाकिस्तान अपने फ़ैसले ख़ुद करने के काबिल होगा, पार्ट ऑफ विच इज़ कि वो सज़ाए मौत जहाँ बनती है वो देने के लिए उसको किसी के सामने शर्मिंदगी ना हो। अच्छा, आपने अभी आज़ादी की बात की, हकीकी आज़ादी आपको चाहिए।
अभी मुबारक सानी केस चल रहा है मुल्क में, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने एक मुतनाज़ा फैसला दिया, और साथ ही देखा गया कि एक वो उसी केस के अंदर 2019 से केस चल रहा है और 2024 में आके मुसलमानों के खिलाफ ही फैसला दे दिया जाता है मुतनाज़ा। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ मजमूई तौर पे फ़ैसला है, उसमें बड़ी अच्छी बातें भी हैं। जो पिछला जो पहले जनवरी फरवरी में फ़ैसला आया था उसमें बहुत इबाहम था, इस फैसले में बहुत कुछ क्लियर भी किया गया है। लेकिन मसला ये है कि सारे इबाहम क्लियर करने के बाद, सारे एनालिसिस के बाद जो नतीजा अख़ज़ किया गया है पैराग्राफ नंबर 42 में, वो ये है कि कादियानी अपनी ज़ाती जगहों पे, अपने इदारों में और जहाँ पे पब्लिक स्पेस नहीं है वहाँ पे वो अपने मज़हब की प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसकी तबलीग कर सकते हैं। हमें एतराज़ इस चीज़ पे है क्योंकि वो जो तबलीग करते हैं वो क्या तबलीग करते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम को गालियाँ, कुरान की मानवी तहरीफ, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देना। तो भाई आप एक जुर्म है, आप उसके अंदर एक डिवीज़न नहीं क्रिएट कर सकते कि ये जुर्म आप प्राइवेटली तो कर सकते हैं, पब्लिकली नहीं कर सकते। कल कोकेन के बारे में भी आप फिर यही कानून देखिए, ये तो फिर ये है ना कि आप लाइन कहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो हमें इस चीज़ पे अफसोस है कि सारे बड़े अच्छे एनालिसिस देने के बाद जो नतीजा उन्होंने दिया है वो प्रॉब्लमेटिक है। सर मैं आपसे लास्ट सवाल जो करना चाहूँगा वो इससे हट गया इस मार्च के, कि जो आज फ़लस्तीन में एक जुल्म की एक इंतहा हो रही है, वहाँ पे कल भी स्कूल के अंदर एक बमबारी से 100 से ज़्यादा मुसलमान शहीद कर दिए जाते हैं। तो वहाँ पे ये जो हकूक़ के नाम से लोग मार्च करते हैं, उनको ये चीज़ें क्यों नहीं नज़र आती? और रोज़ाना हज़ारों की तादाद में आप टेलीग्राम खोल के, आप वैसे भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आपको ज़्यादा पता होगा कि हज़ारों की तादाद में शहादतें हो रही हैं, लेकिन मीडिया जो कवरेज करता है वो 2, 4, 5 बताता है। तो ये जो ह्यूमन राइट्स की जो बड़ी बड़ी तंजीमें बनी हुई हैं आलमी, तो वो इस पर क्यों खामोश तमाशाई बनी हुई है? वो हबीब जारब साहब ने एक शेर कहा था, उसका मैं एक डिफरेंट बानी लेना चाहूँगा कि तू के नावाक़ पे आदाब शहनशाही है, अभी रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है। यहाँ तक तो उन्होंने बात बताई, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो जो रक्स किया जाता है वो जंजीर पहनाने वाले की मर्ज़ी का ही किया जाता है। तो ये जो जंजीरें हमारी NGOs को साथ दी जाती हैं फंडिंग के, उसके वो टर्म्स एंड कंडीशंस की जंजीरें हैं। वो आप क्या कह सकते हैं, आप क्या नहीं कह सकते। मैं अपनी स्पीच में आगे कह रहा था कि बहुत से ऐसे, ये फ़लस्तीन का मामला तो इंटरनेशनल है ना भाई, आप उस पर बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि जिन्होंने आपको पैसा दिया हुआ है साथ जंजीर भी दी हुई है। लेकिन जो चीज़ आप कह सकते हैं, फ़लस्तीन का तो आउटराइट है ना, नहीं कह सकते, लेकिन अक़लीतों के आप कम से कम आज के दिन की मुनासबत से आप ज़बरदस्ती मज़हब की तब्दीली के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। तो कितने ऐसे लोग हैं जो कादियानियत छोड़ के इस्लाम में आते हैं और ज़बरदस्ती उनको फिर कादियानी कर दिया जाता है। इनके मुंह से एक जुमला ऐसे लोगों के लिए नहीं निकलता है। तो इसका मतलब यह है कि जहाँ से फंडिंग आती है वहाँ से साथ जंजीरें भी आती हैं। तो इसलिए ये ना फ़लस्तीन पे बात कर सकते हैं, ना किसी और ऐसे मामले में बात कर सकते हैं जहाँ पे इनको बात करने की इजाज़त नहीं है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपकी